हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी ये लेसन सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेसन वन में हम पढ़ेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। फूड, भोजन, उस टाइम के लोग क्या भोजन करते थे। काइंड्स ऑफ क्लॉथेस, क्या कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। हाउसेस, किस तरह के घर में रहते थे। अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो लोग शिकार करते थे उनके जीवन के बारे में। हर्डर्स, चरवाहों के बारे में। फार्मर्स, किसान के बारे में, है ना। उस समय के राजा के बारे में, है ना, जो रूलर्स थे। मर्चेंट, व्यापारियों के बारे में। प्रीस्ट, पुरोहितों के बारे में हम लोग अतीत में पढ़ सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन, जो कारीगर थे उनके जीवन के बारे में। आर्टिस्ट, जो कलाकार थे उनके जीवन के बारे में। म्यूजिशियन यानी संगीतकारों के जीवन के बारे में। और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। गेम्स, उस समय कौन से गेम्स खेले जाते थे, ठीक है। बच्चे किस तरह के गेम्स खेलते थे। स्टोरीज, किस प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती थी। प्लेज यानी नाटक किस प्रकार के होते थे। और सॉन्ग्स, किस प्रकार के गीत गाने गाए जाते थे, ठीक है। तो हम अतीत के बारे में ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो आप अपना मैप पर नर्मदा नदी को लोकेट करिए, उसको फाइंड करिए। तो यहाँ पे एक मैप लगा है, ये देखिए, ये नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर सूरत, यहाँ अरबियन सी, अरब सागर में गिर रही है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे लोग रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे कई हजारों लाखों साल से लोग रह रहे हैं। इस नदी के किनारे लाखों साल से लोग रह रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ सबसे पुराने लोग रहते थे, अर्लीस्ट पीपल, इस नदी के किनारे, वो बहुत कुशल गैदरर थे, मतलब संग्राहक, है ना। वो लोग रूट्स, पेड़ के जड़ और फ्रूट्स, फल और जो अन्य जंगल के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, है ना, वो अपने भोजन के लिए इनका कलेक्शन करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। और दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे लोग पशुपालन भी करते थे। क्लियर है? ओके। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को सब कंटिनेंट कहा जाता है, यानी उपमहाद्वीप। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज है, और ये एशिया के अन्य भागों से, शेष भाग से अलग है ना। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के शेष भाग से अलग है। समुद्र द्वारा, पहाड़ियों द्वारा, माउंटेन्स, पहाड़ों द्वारा, है ना, ये इसको अलग करते हैं, है ना। समुद्र, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब साउथ एशिया को एशिया के शेष भाग से अलग करते हैं। और ये साउथ एशिया एक बड़ा क्षेत्र है ना, इसलिए ये सब कंटिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। अब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को इस मैप में फाइंड आउट करना है, जो नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये पहाड़ियाँ यहाँ पर है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या हुआ? तो इस क्षेत्र में मेन, पुरुष और महिलाएं 8000 साल पहले फसल उगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। फसल में जैसे व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, ठीक है। तो इस एरिया में ये लोग ये क्रॉप उगाना शुरू कर दिए, ठीक है। पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, इस समय इस एरिया में लोग
पशुपालन भी शुरू कर दिए, जैसे सीप, भेड़, गोट, बकरी और कैटल। ठीक है। पीपल वी आर लिविंग इन विलेजेस। इस समय लोग यहाँ गाँवों में रहते थे। ठीक है। इस क्षेत्र में लोग गाँवों में रहते थे। अब आप मैप में गारो हिल्स को लोकेट करिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है। और इसके अलावा विंध्याज जो सेंट्रल इंडिया में है, इसको आपको लोकेट करना है मैप में। इस क्षेत्र में क्या हुआ? इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। ठीक है। विंध्याज के जो विंध्याज पर्वत हैं, इसके उत्तर में पहली बार चावल उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है। तो हमने मैप में देखा था, ये सुलेमान और किरथर की ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और ये विंध्याज का क्षेत्र है। ठीक है। गारो हिल्स यहाँ है, गारो हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट में। अब आपको रिवर इंडस को ट्रेस करना है। तो रिवर इंडस जो है, रिवर इंडस कहाँ पे है? ए रिवर इंडस है। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर है। ठीक है। इस क्षेत्र में तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ? तो यहाँ पे कुछ सबसे पुराने सिटीज विकसित हुए। ठीक है। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 साल पहले, 4700 साल पहले यहाँ कुछ शहरों का विकास हुआ। ठीक है। और गंगा नदी के किनारे 2500 साल पहले यहाँ पे सिटीज शहरों का विकास हुआ। और समुद्रों के किनारे शहरों का विकास हुआ 2500 साल पहले। ठीक है। सोन गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। और गंगा नदी के साउथ में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को मगध कहते थे। मगध एक महाजनपद था। ठीक है। मगध जो है इस समय वर्तमान में बिहार स्टेट में आता है। ठीक है। मगध के जो रूलर्स थे, शासक थे, बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ये लार्ज किंगडम को इस्टेब्लिश किया। क्लियर है? ओके। मगध के अलावा और भी किंगडम्स देश के दूसरे भाग में इस्टेब्लिश हुए थे। क्लियर है? लोग उस समय जीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहे थे। और जीविका के अलावा वे लोग प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहे थे। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आना, ड्राट, सूखा पड़ना, ठीक है, बाढ़ आना, तो इससे बचने के लिए भी लोग दूसरे स्थान पे जा रहे थे। ठीक है। पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान, हिमालय, ठीक है, समुद्र, ये लोगों की यात्रा को कठिन बनाते थे, है ना। इनके कारण लोगों की यात्रा डेंजरस हो जाती थी, लेकिन असंभव नहीं था, लोग यात्रा कर रहे थे। ठीक है। और जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, वे लोग कारवां में चलते थे, एक ही जहाज़ में चलते थे। कारवां मतलब काफिले में चलते थे। और वे लोग बहुत सारी वैल्यूएबल गुड्स हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट, कभी कभी लोग दूसरे की ज़मीन को कब्जा करने के लिए भी जाते थे, दूसरे स्थान तक जाते थे। आर्मी में वो लोग मार्च करते थे। ठीक है। और जो धार्मिक गुरु हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, वे लोग गांव-गांव जाते थे, है ना। और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर, गांव-गांव में, शहर में चलकर लोगों को शिक्षा देते थे और सलाह देते थे। ठीक है। और कुछ लोग तो इसलिए यात्रा करते थे क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ों को पता लगाना था, है ना, और नए स्थानों की खोज करनी थी। ठीक है। तो इसलिए भी वे लोग यात्रा करते थे, लोग एडवेंचर के लिए यात्रा करते थे। ठीक है। और ये सभी लोगों का जब आवागमन, है ना, स्थान परिवर्तन होने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रैवल करने लगे, इसके कारण जो है लोगों का जो विचार है, आइडियाज़ है, एक दूसरे
के बीच शेयर होने लगा, बंटने लगा, है ना। लोग एक दूसरे की आइडियाज़ को जानने लगे। क्लियर है। नेक्स्ट। ओके, तो जो सीज हैं, समुद्र हैं, हिल्स है, पहाड़ियाँ, पर्वत, ठीक है, ये हमारे सबकॉन्टिनेंट, हमारे देश की सीमाएं बनाते हैं। हमारे देश की सीमा कैसे बनती है? कुछ सीमाओं में पहाड़ हैं, ठीक है, कहीं समुद्र है तो कहीं पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बाहर के लोग हैं, इस सीमा को पार करना मुश्किल था, है ना। इन सीमाओं को पार करके बाहर जाना या बाहर के लोगों को अंदर आना एक डिफ़िकल्ट काम था, मुश्किल था इनको क्रॉस करना, ठीक है। हालांकि जो लोग ऐसा करना चाहते थे उन्होंने क्रॉस किया, पार किया, है ना। पहाड़ को भी पार करके गए, नदियों को, समुद्रों को भी क्रॉस किया, ठीक है। और इस तरह बाहर से लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, इंडिया में आए, इन फ्रंटियर्स, इन सीमाओं को क्रॉस करके हमारे देश के अंदर आए और यहीं बस गए, सेटल्ड हो गए, ठीक है। और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के कारण जो कल्चरल ट्रेडिशन है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो इनरिच्ड हुई, समृद्ध हुई, ठीक है। कई हजार सालों तक लोग स्टोन को कैसे कार्व करना है, पत्थरों को कैसे तराशना है, गाने बनाना, म्यूजिक, कंपोजिंग म्यूजिक और कुकिंग फूड, भोजन बनाना, है ना, ये आइडिया एक दूसरे के बीच शेयर करते रहे, है ना। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बीच शेयर होती रही, लोग एक दूसरे से सीखते रहे। क्लियर है। नेम ऑफ द लैंड, भारत का नाम, इंडिया, भारत। जैसे हम लोग अपने देश के लिए दो शब्दों का उपयोग करते हैं, इंडिया और भारत, ठीक है। तो आप मैप में ईरान और ग्रीस को लोकेट करिए, ठीक है। 2500 साल पहले जो ईरान के लोग हैं, मतलब ईरानियंस, और ग्रीस के लोग, ग्रीक्स, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, उपमहाद्वीप में आए, नॉर्थ वेस्ट से होकर। क्लियर है। और वो लोग इंडस नदी से फैमिलियर थे, ठीक है, परिचित थे। और इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, ठीक है। और जो ईरानियंस और ग्रीक्स लोग आए, यूनानी लोग, तो इस नदी को उन्होंने क्या कहा? हिंडोस अथवा इंडोस। और इस नदी के पूरब का क्षेत्र, इस नदी से जो पूरब वाला क्षेत्र था, है ना, ईस्ट ऑफ द रिवर, उन्होंने इसको इंडिया कहा, ठीक है। और इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। क्लियर है। तो इंडिया इंडस रिवर के कारण पड़ा, आपको क्लियर हो गया। आपको मैंने कहा कि ईरान और ग्रीस देश को लोकेट करना है, तो ये हमारा है यहाँ पे इंडिया, और ये रहा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ग्रीस यहाँ है, तो यहाँ ग्रीस और ईरान, यहाँ से यही नॉर्थ वेस्ट, ये इधर से ये लोग हमारे देश में इंटर किए थे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, ऋग्वेद। जो ऋग्वेदा है, ये सबसे पुराना टेक्स्ट है संस्कृत में, संस्कृत का सबसे पुराना संस्कृत में है ये, और लगभग आपका ये 3500 साल पुराना है ना। ये सबसे पुराना कंपोजिशन है, सबसे पुरानी रचना है, संस्कृत में है। और ऋग्वेद में जैसा मेंशन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो इसके पहले आपने ये क्लियर कर लिया कि ऋग्वेदा क्या है, सबसे पुरानी संस्कृत टेक्स्ट है, लगभग 3500 साल पुरानी। और ऋग्वेदा में मेंशन है कि नॉर्थ वेस्ट में, है ना, इंडस नदी के साइड में, नॉर्थ वेस्ट में एक लोगों का समूह रहता था, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको भरत, है ना, भरत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसी
ग्रुप ऑफ पीपल जो भरत के नाम से जाने जाते थे, इसी से हमारे देश का नाम बाद में भारत पड़ा। क्लियर है? ओके, तो हमारे देश का नाम कैसे इंडिया और भारत पड़ा आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो पुराने टाइम के बारे में, पास्ट अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए किताबें पढ़ना, ठीक है। जो पुराने टाइम में, बहुत पुरानी टाइम में जो किताबें हैं, पुराने टाइम की किताबें हैं जो लिखी गई, तो उन किताबों को पता करना और उनको पढ़ना, ठीक है। और इन किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि कहा जाता है ना। तो देखो, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि का मतलब है, पांडुलिपि जो है ये हाथ से लिखी जाती थी, है ना। और इसको पांडुलिपि इसलिए लैटिन शब्द है मेनू का मतलब है हैंड, हाथ से हस्तलिखित, मैन्युस्क्रिप्ट। क्लियर है? तो ये जो पुराने टाइम के किताबें हैं इनको आप मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और ये बुक जो हैं ये ताड़पत्र पे, ताड़ के पाम लीफ पर लिखे जाते थे या फिर भोजपत्र पे लिखे जाते थे। बर्च, ये बर्च जो है, भुर्ज का पेड़ जो है, ये हिमालय में उगता है, ठीक है। तो देखो, समय के साथ पुराने टाइम में जो मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियाँ लिखी गई, तो समय के साथ साथ वो काफ़ी नष्ट हो गई, कीड़े मकोड़े उसको खा लिए कुछ, है ना, रेनफॉल, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, तो बहुत कुछ नष्ट हो गया और कुछ बच गया, है ना। ओके, यहाँ पर एक पेज है जो कि पाम लीफ, ताड़पत्र पे लिखा गया है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो 1000 साल पुराना है। ये आप देख सकते हो, ताड़पत्र पे लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट। और ये दूसरा पेज है, एक पेज है, ये कहाँ का है, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद का एक पेज है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट है। और ये भोजपत्र पे लिखा गया है, ये भोजपत्र पे लिखा गया है, ठीक है, बर्च बार्क। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग बात कर रहे थे कि जो पांडुलिपियाँ हैं, समय के साथ उनको, है ना, रेनफॉल हो गया, कीड़े मकोड़े कुछ खा लिए, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बच गए थे, जैसे कि उनको किसी टेम्पल और मोनास्ट्रीज, है ना, मोनास्ट्रीज में उनको सुरक्षित रखा गया था, जिसके कारण वो बच गए। और ये जो पांडुलिपियाँ हैं, पुरानी किताबें हैं, ठीक है, ये संस्कृत में लिखी जाती थी या फिर प्रकृति या तमिल में। इनकी भाषा, इन जो पुरानी किताबों का भाषा थी, संस्कृत, प्रकृति अथवा या तमिल थी, ठीक है। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति मतलब जो साधारण लोग, है ना, ऑर्डिनरी पीपल लोग इस भाषा का उपयोग करते थे। क्लियर है? और इन किताबों में किस तरह के सब्जेक्ट लिखे जाते थे, किस तरह के सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, हर तरह के सब्जेक्ट इसमें लिखे जाते थे। जैसे रिलीजियस बिलीफ, है ना, धार्मिक मान्यताएं, प्रैक्टिसेस, और उस समय के जो राजाओं का जीवन था उसके बारे में, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, साइंस, तो हर तरह की सब्जेक्ट शामिल होती थी, ठीक है। इपिक्स, जो महाकाव्य हैं, पोएम्स, कविताएं, प्लेज, नाटक, सब कुछ लिखे जाते थे। क्लियर है? और ओके, इसके अलावा आप अतीत के बारे में कैसे पता कर सकते हो? इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख हैं, शिलालेख को पढ़कर उनका पता करके वो काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती है। और हिस्टोरियंस जो हैं इसी के थ्रू हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये ठोस सतह पर लिखी जाती है, जैसे स्टोन हो गया, मेटल, धातु या पत्थर पे लिखी जाती है, ठीक है। जो राजा होते थे, राजा अपने आर्डर्स को, है ना, जो आदेश को लिखवा देते थे किसी ठोस सतह पर, है ना, ताकि लोग इसको पढ़ सकें और उनके आर्डर्स के बारे में सूचनाएं पा सकें और उसका पालन कर सकें। क्लियर है? इसके अलावा ये लोग जो विक्ट्रीज, जब युद्ध में जाते थे वहाँ उनकी विजय होती थी, है ना, और इसके अलावा उनकी जो उपलब्धियां हैं अच्छे कार्यों की, है ना, गुड डीड्स,
तो है ना, इसके अलावा राजाओं के अलावा जो मैन हैं, महिलाएं पुरुष, है ना, राजा और रानियों के अलावा भी महिलाएं और पुरुष भी अपने जीवन की उपलब्धियों को इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे, ठीक है, रिकॉर्ड करवाते थे। और पुराने टाइम में जो है लोग हैं मनी अदर थिंग्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे और बनाते थे, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते थे, अपने जीवन में उसका उपयोग करते थे। उन चीज़ों का भी पता करके हम हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों का, है ना, उस टाइम के लोग जो क्या चीज़ें, क्या ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, क्लियर है। ये 2250 वर्ष पुराना इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, ठीक है। ये कंधार में मिला है, इस समय जो अफ़गानिस्तान में है। इसकी जो भाषा है, ऊपर ये वाला भाग जो है ग्रीक है, ग्रीक में लिखा गया है, और जो नीचे का भाग है वो अरामाइक में है, ठीक है। इसको राजा अशोक ने लिखवाया था, ठीक है। ये अशोक का ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर्स ऑफ अशोका। तो अशोका के बारे में आप नेक्स्ट लेसन्स में, आने वाले लेसन्स में उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्ववेत्ता जो है, ये बिल्डिंग्स, है ना, पुरानी बिल्डिंग्स जो पत्थर ईंटों के बने होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेंटिंग्स जो है और स्कल्पचर, मूर्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक्सकेवेशन, खुदाई करवाते हैं और अन्वेषण करते हैं। क्या करने के लिए? ताकि उनको कई टूल्स, औजार, वीपन्स, हथियार, पॉट्स, बर्तन, पेन्स और ऑर्नामेंट्स जो गहने हैं, कॉइन्स, सिक्के, ये एक्सकेवेशन, खुदाई करने के बाद मिलते हैं और वो लोग उसको, उनकी सहायता से बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में सूचना इकट्ठा करते हैं। ऑब्जेक्ट फाउंड में भी जो वस्तुएं मिलती हैं वो स्टोन्स की हो सकती है, बोन्स, हड्डियों की, और बैक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी के, या फिर धातु के हो सकते हैं। और जो सामान्यतः जो वस्तुएं होती हैं हार्ड चीज़ों की बनी होती है, या इम्पेरिशेबल मतलब नष्ट न होने वाली पदार्थों के बने होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। और जो नॉर्मल सॉफ्ट चीज़ें से, सॉफ्ट सब्सटेंसेस से बनती है, वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं करती, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, ये पता करने के लिए कि पुराने टाइम के लोग क्या खाते थे, वो लोग ये तलाश करते हैं, बोन्स की तलाश करते हैं, जैसे फिश या बर्ड्स, मछली या पक्षियों की बोन्स की तलाश करते हैं। तो इसके थ्रू उनको ये जानकारी मिल जाती है और भी बहुत सारे रिलेटेड जो है सूचनाएं एकत्रित होती है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक बर्तन है, ये पार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से एक बर्तन है। ये जो 4700 साल पहले यूज होता था ये बर्तन। और ये इस साइड में ये सिक्के हैं जो 2500 साल पहले यूज होते थे, ठीक है। ये सिक्का है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्लांट रिमेन्स जो हैं, जो पौधों के अवशेष हैं, ये बड़ा मुश्किल से अस्तित्व में रह पाते हैं। जैसे सीड्स हैं, है ना, उनके बीज और लकड़ी के टुकड़े, है ना, अगर कहीं इनको जला दिया गया तो वो चार्ड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। तो जो प्लांट रिमेन्स हैं ये रेयरली सर्वाइव करते हैं। हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, ये स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, और ये पुराने टाइम का, अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और एक शब्द सोर्स, इतिहासकार जो है सोर्स शब्द का उपयोग करते हैं, यानी स्रोत, जहाँ से सूचना इकट्ठा की जा सकती है उसको हम स्रोत कहते हैं। जैसे कोई जानकारी है हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिल रही है, तो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट एक सोर्स हो गया, इंस्क्रिप्शन सोर्स हो गए, है ना। आर्कियोलॉजी, ये जहाँ से हमें सूचनाएं इकट्ठा हो रही है, हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे सोर्स हैं। सोर्स के बिना हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट नहीं कर सकते।
हिस्टोरियंस जो इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो एक डिटेक्टिव हैं, है ना। मतलब वो लोग चीज़ों को पता करते हैं। क्लूज जो सोर्स लाइक क्लूज हैं, उनकी सहायता से पुराने टाइम का सूचना इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर है। वन पास्ट आर मैनी, हमारा जो अतीत है एक है या अथवा कई अतीत हैं। तो एक्चुअली हमारा डिफरेंट पास्ट है, कई अतीत होते हैं। हर लोगों के लिए अलग अलग अतीत है ना। सभी का लाइफ तो एक जैसे नहीं था, तो सभी हर ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए उनका जो पास्ट है डिफरेंट है। जैसे उस समय के जो चरवाहे लोग थे या किसान थे, उनका जीवन जो था, है ना, किंग्स या क्वींस, राजा रानियों की जीवन से डिफरेंट था, ठीक है। उसी प्रकार जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट का जो लाइफ था, जीवन था, वो कारीगरों, क्राफ्ट्स पर्सन्स के जीवन से अलग था, है ना। आज भी ये ट्रेडिशन चल रहा है ना। देश के अलग अलग भाग में डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम, रीति रिवाज मिलते हैं, सभी का सेम नहीं होता है। उसी तरह पुराने टाइम में भी ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। जैसे इस समय अंडमान में लोग जो है भोजन इकट्ठा कैसे करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, हंटिंग, शिकार करना, और फॉरेस्ट में जो चीज़ है ना, वन उत्पाद को इकट्ठा कर अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। और इसके विपरीत जो है जो शहर के लोग हैं आज के टाइम पे, वो दूसरे लोगों पे निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे लोगों पे निर्भर रहते हैं, है ना। तो इसी तरह का डिफरेंसेस पुराने टाइम में भी था। और देखो, हमें किंग्स, सम्राटों के बारे में, क्वींस के बारे में, राजा के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए मिलती है कि उन्होंने अपने विक्ट्रीज, जो उनका विजय होता था, युद्ध में जीतते थे, तो उनका रिकॉर्ड रखते थे, है ना। उनकी अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे इंस्क्रिप्शंस और प्लेट पे। तो इसलिए उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जान पाते हैं, ठीक है। उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखवा कर रखी है। लेकिन जो दूसरी तरह जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल जो थे, जैसे हंटर हो गए, फिशिंग, मछुआरे हो गए, चरवाहे और किसान हो गए, उन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं लिखवाया, नहीं रखा, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी मिलती है। हालांकि आर्कियोलॉजी की सहायता से हमें कुछ उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलती। बहुत कुछ उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। क्लियर है। ओके। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जो थे, एक क्रिश्चियनिटी, है ना, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, इसके जनक हैं, है ना, इसके जनक हैं। क्लियर है। अब कुछ डेट के बारे में इसको हमने इसलिए डिस्कस किया कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के नाम पे कुछ डेटिंग की जाती है, जैसे BC, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के पूर्व। ईसा जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है, उसको हम 0 ईयर कर दें, और उनके जन्म के बाद जो चीज़ें हुई तो उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। और ईसा के जन्म के पहले जो घटनाएं हुई उनको हम BC के टाइम में काउंट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BC के लिए, बिफोर क्राइस्ट के लिए आप लिख सकते हो BCE, बिफोर कॉमन ईरा। और जो एनो डोमिनी है, AD, है ना, ईसा के बाद का समय, तो इसको आप लिख सकते हो C, यानी कॉमन ईरा, है ना। तो BC के बदले BC लिखा जा सकता है, और AD के पहले AD के स्थान पे C, BC के स्थान पे BC और AD के स्थान पे C भी लिख सकते हैं। और AD क्या है? एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और ये 2 लैटिन वर्ड हैं, एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्द हैं। क्लियर है। और BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, ठीक है।
और जो CE एंड BC, कॉमन ईरा एंड बिफोर कॉमन ईरा का जो उपयोग है ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये इसका उपयोग इसलिए हो रहा है कि जो क्रिश्चियन ईरा है पूरी दुनिया में अब कॉमन हो गया है, इसलिए इसको हम कॉमन ईरा, अब कॉमन ईरा के रूप में लिखने लगे। हालांकि भारत में हम ये 200 साल से इस रूप को हम लिख रहे हैं। क्लियर है? ओके। जो लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ जो देखो पुराने टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस और शिलालेख या फिर ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सभी चीज़ें लिखी गई थी, है ना, जिस स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखी गई है समय के साथ उनमें बहुत परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, स्क्रिप्ट चेंज होती है, लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, इसलिए हिस्टोरियंस को आज के टाइम में उनको डिसाइफर करना, उनको डिकोड करना मुश्किल होता है, बहुत टफ काम है। तो एक शब्द है यहाँ पे डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट का मतलब है कि एक प्रोसेस है जो स्क्रिप्ट भाषा या स्क्रिप्ट लिपि है ना, या साइन जो शिलालेख पर लिखे गए हैं उनका मीनिंग पता करना, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया डिसाइफरमेंट कहलाती है। क्लियर है? ओके। तो आपके बुक में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया रोसेट्टा के बारे में। वहाँ एक जो इजिप्ट में एक टाउन है वहाँ स्टोरी दी गई है, यू कैन रीड देयर। सो रोसेट्टा एक शहर है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। ठीक है, इसको आप मैप में फाइंड आउट करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।